प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 साइंस कॉमर्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स हो चुका है। उसका आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों के वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी केवल प्रश्नों को बताया था जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उन प्रश्नों को यदि आप लोगों ने कर लिया तो 95% से ऊपर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत होगा तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स ग्रुप ए, चैनल प्ले लिस्ट का नाम है इकोनॉमिक्स ग्रुप ए, क्लास 12 इकोनॉमिक्स ग्रुप ए में जाकर आप उन सारे प्रश्नों के आंसर को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, ये ऑफिशियल जारी किया गया प्रश्न है जो विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे उपभोक्ता, सरकार, निगम तथा बैंक। यहाँ सरकार के बाद कॉमा हो जाएगा, ठीक है। कहने मतलब है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, पैसा कैसे कमाना, पैसा कैसे खर्च करना है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हीं को हम लोग आर्थिक एजेंट कहते हैं। दूसरा है पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो पारिवारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र है जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है तथा आय उपार्जन कर उपभोग पर व्यय करती है अथवा बचत करती है और कर अदा करती है। कहने मतलब है कि परिवार क्षेत्र के पास साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सभी परिवार क्षेत्र पर है जो उत्पादक क्षेत्र को वो देते हैं और उससे जो इनकम होता है उससे वो क्या करते हैं, उपभोग पर खर्च करते हैं और बचत करते हैं और सरकार को कर देते हैं। तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में आपका पहला क्षेत्र होता है परिवार, दूसरा क्षेत्र होता है फर्म, तीसरा क्षेत्र होता है सरकारी क्षेत्र और चौथा क्षेत्र होता है बाह्य क्षेत्र। ये चार क्षेत्र होते हैं जिसको चार चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ फर्म, सरकार, परिवार तथा बाह्य क्षेत्र। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा समान कीमत स्तर आदि। छठा है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में किन बातों की प्राधान्यता पाई जाती है? तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने की इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। कहने मतलब परंपरावादी अर्थशास्त्री में सबसे प्रमुख नाम है जेबी से का। उनका मानना था कि यदि सरकार उद्योग में हस्तक्षेप ना करे या अर्थव्यवस्था पर हस्तक्षेप न करे तो अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा और जो भी माल तैयार होगा सारा बिक जाएगा। मतलब उन्होंने कहा था पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, इस बात को उन्होंने कहा था। इसीलिए कहा परंपरावादी अर्थशास्त्री के अनुसार यहाँ पूछ रहा है तो यही है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सातवां है पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन का आय सृजन प्रक्रिया को समझाएं। तो पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया और उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन वो करते हैं उसको बाजार में बेचेंगे तो उसी से उनका कमाई होता है। अगला है साधन आय क्या है? तो उत्पादन के साधन लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में अपना प्राथमिक प्राप्त करते हैं जिन्हें उनकी साधन आय कहते हैं। कहने मतलब है जो भूमि है, भूमि को क्या मिलेगा? तो लगान मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, साहसी को लाभ मिलता है। तो ये भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस ये क्या है? साधन है और इसका ये आय है, तो उनका आय को ही हम लोग साधन आय कहेंगे। मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? तो एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और उनके घिसावट के कारण वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। कहने मतलब आपके पास एक मशीन है या साइकिल है, मान लीजिए साइकिल चला रहे, टायर पंचर हो गया, कभी चेन खराब हो गया, तो उसमें बीच बीच में हमको खर्चा करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो वही चीज़ पूंजीगत
वस्तुओं में है, उसमें क्या होता है, चलते चलते खराब हो रहा है, घिस रहा है, नया लाना पड़ेगा, ये सभी चीज़ क्या कहलाते हैं, मूल्यह्रास कहलाते हैं। अगला है स्थानांतरण आय क्या है। तो स्थानांतरण आय एक अनार्जित आय है जो अर्थव्यवस्था में बिना किसी सेवा के बदले दी जाती, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति एवं बेरोजगारी भत्ता आदि। कहने मतलब हस्तांतरण आय क्या है, तो बिना काम किए हुए यदि आपको पैसा मिल रहा है तो वो हस्तांतरण आय कहलाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। अगला है आय के वृत्ताकार प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप कमाएं कमाएं तो उसके बाद क्या करिएगा, खर्च करिएगा, मतलब व्यय कीजिएगा। व्यय अगर कीजिएगा तो फिर उत्पादक उत्पादन करेगा, फिर उत्पादन कमाएगा और आपको देगा, फिर आप कमाइएगा। इस तरह ये आय का चक्रीय प्रवाह बनता है। चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षरण या भरण क्या है। तो आय का अंतःक्षेपण आय में होने वाली वह वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह में बाहर से किसी और स्रोत द्वारा, जैसे विनियोग, सरकारी व्यय तथा निर्गत आदि का आय का अंतःक्षेपण कहते हैं। कहने मतलब है कि आय का प्रवाह में अंतःक्षेपण या भरण क्या होता है। अंतःक्षेपण बोलिए या भरण। भरण मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो आय आता है कहाँ से आएगा, तो सरकार व्यय कर रही है, या फिर आप निर्यात कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं, या विनियोग कर रहे हैं कहीं पैसा लगा रहे हैं उससे कमा रहे हैं, उससे जो आपका आय बनेगा तो इसका मतलब ये पेट में जा रहा है, तो जाना ही आपका भरण कहलाएगा। तो वही है भरण, माने अर्थव्यवस्था में आय आना। फिर है टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय। तो टिकाऊ वस्तुएं एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जा सकती है, इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कार, स्कूटर एवं साइकिल आदि। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये उत्पादक वस्तुओं का ही एक भाग है। एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। बचत की परिभाषा दे। तो आय का वह भाग जो उपभोग पर भी व्यय नहीं किया जाता बचत कहलाता है। ब्याज क्या है। तो ब्याज वह कीमत है जो पूंजी की सेवा के बदले में दी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दे। तो एक लेखा वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ होता है। व्यक्तिक आय की परिभाषा दे। तो व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से आय वास्तव में प्राप्त होती है, उसके जोड़ को व्यक्तिक आय कहते हैं। प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष करों तथा सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियों जैसे फीस, जुर्माना आदि को घटाकर जो आय शेष बचती है वह प्रयोज्य आय कहलाती है। फिर है आर्थिक सहायता, जिसको सब्सिडी भी कहा जाता है, इससे क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक सहायता से अभिप्राय सरकार द्वारा उद्यमों को दी गई आर्थिक सहायता या अनुदान है। सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं को समय समय पर बिजनेस लोन और उपकरण को खरीदने पर सब्सिडी दिया जाता है। 22 है दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में एक अंतर बताएं। घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल होते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं। तो अधिविकर्ष प्रणाली में चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी इस राशि के भीतर राशि निकाल सकता है। ऋणी वास्तविक रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। कहने मतलब है कि आपका खाता में 100 रुपया है और अधिविकर्ष का यदि आपको सुविधा मिलता है तो आप 300 रुपया तक आप पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। साख गुणक का सूत्र बताएं। तो साख गुणक जमाओं पर नगद कोष अनुपात है, मतलब साख गुणक का फॉर्मूला होगा साख गुणक बराबर 1/CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो।
कौन सा बैंक शाख निर्माण करता है? तो व्यापारिक बैंक जो होता है वो शाख निर्माण करता है। बैंक दर किसे कहते हैं? तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देते हैं। केंद्रीय बैंक जो है व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक जो भी बोलिए एक ही है, वो जो पैसा उधार देता है वो बैंक दर पर देता है, और जो व्यावसायिक बैंक व्यापारी को पैसा देता है वो ब्याज दर पर देता है। तो बैंक दर क्या हुआ? तो केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंकों को पैसा ऋण देता है। नगद कोष अनुपात क्या है? देखिए यहाँ पर अभी आ गया ना नगद कोष अनुपात CRR। ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। मतलब यदि आपके पास 100 रुपया व्यावसायिक बैंक के पास जमा हुआ तो केंद्रीय बैंक बोलेगा कि इसका 10% आपको मेरे पास जमा करना होगा। तो जो 10% केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ेगा वही नगद कोष अनुपात कहलाता है। और केंद्रीय बैंक यह बोलेगा कि अपने पास आपको 10% इसका रखना है। तो अपने पास यदि इसका 10% रखता है तो उसको हम लोग SLR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला क्वेश्चन है वैधानिक तरलता अनुपात। अच्छा, अगर यहाँ क्वेश्चन आ ही गया तो वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। देखिए जो अभी बताएं वही चीज है। तो अपने पास जो रखेगा उसको हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात बोलेंगे, SLR बोलेंगे। फिर है मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य साख एवं मुद्रा के प्रवाह को नियमित करना है। कहने मतलब है कि अर्थव्यवस्था में यदि ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कम पैसा है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये सारा जो प्रक्रिया है वो मौद्रिक नीति कहलाता है। मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। यदि सरकार के द्वारा कोई उपाय किया जाएगा इस तरह में तो उसको हम लोग राजकोषीय नीति बोलेंगे। तो सरकार द्वारा किया जाएगा वो राजकोषीय नीति कहलाएगा, और केंद्रीय बैंक के द्वारा अगर काम किया गया तो वो मौद्रिक नीति कहलाएगा। तो केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के उपकरणों मतलब बैंक दर, रेपो दर, नगद कोष, वैधानिक तरलता अनुपात में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा के प्रमुख घटक लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लोगों के पास नकदी मतलब सिक्के तथा पत्र मुद्रा तथा बैंक के पास नगद आरक्षण को उच्च शक्ति वाली मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसी मुद्रा के आधार पर बैंक शाख का निर्माण कर सकता है। इसका फॉर्मूला है H बराबर C+, जहाँ H है सो उच्च शक्ति मुद्रा है, C जनता के पास चलन मुद्रा है, और R जो है सरकार एवं बैंकों का RBI पास जमा है। बैंक मुद्रा क्या है? तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के माध्यम से सृजित मुद्रा बैंक मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या है? तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है मुद्रा कहलाती है। भारत में रुपया एक मुद्रा है क्योंकि यह भारत में समान रूप से विनिमय का माध्यम है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो देश की सरकार और केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करने का प्राधिकारी है, एवं वाणिज्य बैंक जो मांग जमाव द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। रेपो दर क्या है? तो ब्याज की वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। 37 है खुले बाजार की क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदने तथा बेचने से है। सावधि जमाओं से आप क्या अभिप्राय है? तो सावधि जमा एक निश्चित समय के लिए जमा होती है, इन्हें चेक के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। मतलब सावधि जमा को हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जो फिक्स किया जाता है 8 साल 8.5 साल में डबल जो हो जाता है पैसा। 39 है प्राथमिक जमा किसे कहते हैं? तो जो धनराशि बैंकों में नकदी के रूप में लोगों द्वारा जमा कराई जाती है उसे ही प्राथमिक जमा कहते हैं। 1936 में प्रकाशित किन्स की ग्रंथ का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन साइंस में आया था बच्चों। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में J.M. केन्स ने इस किताब को लिखा था। बचत फलन की परिभाषा दे। तो बचत तथा आय के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। फॉर्मूला है S बराबर फंक्शन ऑफ Y। इसका मतलब है कि अगर 10 रुपया है, 10 रुपया में हम 3 रुपया खा गए तो 7 रुपया बचा है। तो आय और बचत के संबंध को ही हम लोग बचत फलन कहते हैं। विनियोग क्या है? तो एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में हो जाएगा, मैं लिखा गया में
वृद्धि को विनियोग कहते हैं, जैसे मशीन, औजार, भवन आदि के भंडार में वृद्धि। उपभोग फलन किन चरों के बीच संबंध को व्यक्त करता है? तो जैसे बचत फलन अभी पढ़े, उसी तरह उपभोग फलन होता है। आय और उपभोग के फलनात्मक संबंध को हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। जैसे 10 रुपया है, उसमें 3 रुपया का खाएं, तो आय और उपभोग का जो हम लोग संबंध निकालेंगे वो उपभोग फलन कहला जाएगा। सीमांत बचत की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। जहां सीमांत लग गया वहां जान जाइएगा परिवर्तन की दर को कहेंगे। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसको एमपीएस बोलेंगे, बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करती है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। औसत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो आय और उपभोग के अनुपात को ही हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा एपीसी बराबर सी बटा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य 0 होगा? तो 1 के बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमपीसी, अब यहाँ पर कहता है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य 0 होगा, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान को हम लोग 0 रख देंगे। तो एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा? एमपीसी बराबर 1 लिख लेगा। अगला है सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। बजट से क्या तात्पर्य? बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का एक लेखा जोखा होता है। फिर है प्रगतिशील कर क्या है? तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है, ऐसा कर प्रगतिशील कर कहलाती है। कर राजस्व से क्या समझते हैं? तो कर राजस्व में कर की प्राप्तियां और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क शामिल होते हैं। निगम कर क्या है? तो फर्म एवं कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार नहीं किया जाता है। विनिमय दर क्या है? तो यह विनिमय की वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। स्वर्णमान क्या है? तो स्वर्णमान में सभी देशों की मुद्रा सोने के रूप में परिभाषित की जाती है। लगभग 1870 से 1914 प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक स्वर्णमान प्रचलित था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर कब शुरू की गई? तो 1969 ईस्वी में। भुगतान शेष लेखा में दृश्य मदों का शेष क्या दर्शाता है? तो व्यापार शेष। भुगतान शेष के घटक को लिखिए, तो चालू खाता और पूंजीगत खाता। फिर है दृश्य वस्तु क्या है? तो वस्तुओं के निर्यात और आयात को दृश्य व्यापार कहते हैं। पूंजी खाता क्या है? तो यह वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी अंतरण शामिल किए जाते हैं। चालू खाता क्या है? तो भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन प्राप्ति तथा भुगतान को दर्शाता है। यह संतुलित या असंतुलित हो सकता है। इसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदें शामिल की जाती है। दोहरा घाटा क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो तो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।